अगर हम कभी ध्यान से सोचें जब किसी बीमारी की जांच या डायग्नोस्टिक्स की बात आती है तो दिमाग में एकदम क्लियर इमेज बनती है ना। एक बिल्कुल मशीन जैसी प्रिसिशन। हाँ बिल्कुल, जैसे एक्सरे में वो सफेद लाइन दिखी और डॉक्टर ने पॉइंट करके बोल दिया कि ये रही प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट लगता है सब कुछ। राइट। वहाँ एम्बिग्विटी की मतलब कोई जगह नहीं होती। राइट। हम सब चाहते हैं कि रिपोर्ट्स बाइनरी हो, या तो प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन जब हम इस डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को देखते हैं ना और उसके अंदर चल रही उथल पुथल पर नजर डालते हैं तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। बिल्कुल साफ नहीं है। असल में ये सेक्टर काफी बिखरा हुआ और यानी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी कॉम्प्लेक्सिटी को अनपैक करने वाले हैं। हमने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सोर्सेज को कंबाइन किया है, जैसे लेटेस्ट बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। हाँ, और उसके साथ ट्रेड ब्रेन्स का जो नया मई 2026 का फाइनेंशियल एनालिसिस आया है। सही कहा। और इसके अलावा शेर खान की वो 2021 की पुरानी रिसर्च रिपोर्ट भी हमने कॉन्टेक्स्ट के लिए उठाई है। अगर इन सबको एक साथ रखकर देखें तो पता चलता है कि डायग्नोस्टिक्स सेक्टर एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट से गुजर रहा है। और इस शिफ्ट के बिल्कुल सेंटर में मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर जैसी कंपनी बैठी है, जो लगातार अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व कर रही है। वही तो। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यानी मिशन यही समझना है कि मेट्रोपोलिस जैसी कंपनी लगातार 28% से ज्यादा का ईबिडा मार्जिन, मतलब सारे ऑपरेशनल खर्चे निकालने के बाद का मुनाफा, कैसे टारगेट कर रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। मतलब एक ऐसे मार्केट में जो इतना फ्रेगमेंटेड है, जहां हर गली नुक्कड़ पर छोटे लैब्स मिल जाते हैं, वहां एक ऑर्गेनाइज्ड चेन इतने हाई मार्जिन्स कैसे मेंटेन कर सकती है? ये सोचने वाली बात। तो इसको एक एनालॉजी से देखते हैं, ठीक है? इसके हर पहलू को समझते हैं। क्या डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री अब एक नेबरहुड किराना स्टोर वाले मॉडल से निकलकर दुनिया के बड़े सुपरमार्केट चेन्स जैसी बन रही है? जैसे जहां क्वालिटी और ब्रांड नाम प्राइस से ज्यादा जरूरी हो गया है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले उस मैदान को समझते हैं जहां ये खेल खेला जा रहा है। इंडस्ट्री का करंट स्ट्रक्चर कैसा है? तो देखिए, अगर हम इंडस्ट्री को ब्रॉड कैटेगरीज में बांटें तो लगभग 58% मार्केट पैथोलॉजी का है, जिसमें हमारे रेगुलर ब्लड और यूरिन टेस्ट्स आते हैं। हाँ, ब्लड, यूरिन, टिश्यू टेस्ट, वही सब। और जो बाकी का 42% बचा वो रेडियोलॉजी है, जिसमें सीटी स्कैन्स और एमआरआईज वगैरह होते हैं। ओके, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इनका मार्केट शेयर है। करीब 47% मार्केट अभी भी स्टैंड अलोन यानी अकेले काम करने वाले सेंटर्स के पास है, जो हमारी लोकल लैब्स होती हैं। सही कहा। और 37% हॉस्पिटल बेस्ड लैब्स के पास है। तो मेट्रोपोलिस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक्स चेन्स का हिस्सा अगर देखा जाए तो अभी भी सिर्फ 16% के आसपास ही है। वेट, सिर्फ 16%? हाँ, सिर्फ 16%। अगर मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा उन नेबरहुड स्टैंडअलोन लैब्स के पास है तो लोग अचानक से इन महंगे ऑर्गेनाइज्ड चेन्स की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि अब जरूरतें बदल रही हैं। मेरा मतलब एक रेगुलर ब्लड टेस्ट तो कोई भी लोकल लैब सस्ते में और जल्दी कर देती है ना। अगर हम एक आम स्टैंड अलोन लैब को एक नेबरहुड टेलर या दर्जी मान ले, तो क्या मेट्रोपोलिस जैसे चेन्स एक ब्रांडेड शोरूम बन गए हैं? ये कंपैरिजन थोड़ा सुपरफिशियली ठीक लग सकता है। तो क्या सच में क्लिनिकल क्वालिटी में इतना फर्क है या ये सिर्फ एक बहुत अच्छी मार्केटिंग का नतीजा है? दिखने में ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ ब्रांडिंग या फैंसी वेटिंग रूम्स का खेल है, लेकिन एक्चुअली मैकेनिक्स पूरी तरह अलग है। ये मार्केटिंग से ज्यादा बीमारियों की बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी का मामला है। अच्छा, कैसे? आजकल देखिए, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर और न्यूरोलॉजी के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ट्रेड ब्रेन्स का एनालिसिस साफ दिखाता है कि अगले 10 सालों में ये मेडिकल फील्ड सबसे बड़ी ग्रोथ देखेंगी। अब एक रूटीन मलेरिया टेस्ट और एक कैंसर मार्कर टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क सिर्फ मशीन का होता है या प्रोसेस का? दोनों का होता है, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा फैक्टर इंटरप्रिटेशन का है। डेटा को समझना चाहिए। छोटी लैब्स के पास ना तो हाई एंड इक्विपमेंट का कैपिटल होता है और ना ही हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम होती है। ये मेक सेंस करता है। जब किसी को कैंसर जैसी क्रिटिकल बीमारी का डायग्नोसिस चाहिए ना, तो साइंटिफिक एक्यूरेसी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एक लोकल लैब की छोटी सी गलती पूरे ट्रीटमेंट का डायरेक्शन बदल सकती है। हाँ, वो रिस्क बहुत बड़ा है। इसलिए डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों उन चेन्स पर भरोसा कर रहे हैं जिनके पास प्रूवन स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं। तो अगर क्लिनिकल एक्यूरेसी और ट्रस्ट ही यहाँ सबसे बड़ी करेंसी है, तो सवाल ये उठता है कि मेट्रोपोलिस इस डिमांड को मुनाफे में कैसे बदल रहा है?
क्योंकि डेटा बताता है कि उनका फोकस B2B से शिफ्ट होकर डायरेक्ट कंज्यूमर्स यानी B2C पर आ गया है। सही बात है। पहले क्या होता था, डायग्नोस्टिक्स मोस्टली B2B होता था। राइट। डॉक्टर ने लिखा और पेशेंट उस लैब चला गया जहां डॉक्टर ने बोला। राइट। लेकिन अब मेट्रोपोलिस का टारगेट है कि आने वाले 2-3 सालों में उनका 60% रेवेन्यू सीधे B2C बिजनेस से आए। 2021 में उनके फोकस सिटीज में ये करीब 58% था। तो वो ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी कैसे सेट कर रहे हैं इसके लिए? उन्होंने मार्केट को बड़ा स्मार्टली डिवाइड किया है। एक है फोकस सिटीज जैसे मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, जहां वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। और दूसरी है सीडिंग सिटीज जैसे नासिक या नागपुर, जहां वो बेस बना रहे थे। और अब मजा देखिए, इनमें से कुछ सीडिंग सिटीज इतनी मैच्योर हो गई हैं कि उन्हें फोकस सिटीज में बदला जा रहा है। ओह वाओ। लेकिन इन सब में मुझे जो सबसे हैरान करने वाला मैट्रिक लगा वो इनकी डिजिटल ग्रोथ है। 2021 में शेर खान की रिपोर्ट आई थी, तब डिजिटल से आने वाला रेवेन्यू सिर्फ 8% था। हाँ, जो कि बहुत कम था। और आज ट्रेड ब्रेन्स का डेटा कहता है कि ये बढ़कर 25% हो गया है। उनका ट्रू हेल्थ ऐप और जो डिजिटल कैंपेन्स हैं उनकी वजह से लगभग 45 मिलियन लोगों तक इनकी रीच है, जो कि एक मैसिव नंबर है हेल्थ केयर स्पेस में। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर्स तो 50-60% का डिस्काउंट देकर कस्टमर ला रहे हैं। मेट्रोपोलिस इस प्राइस वॉर में डिस्काउंट दिए बिना कैसे कस्टमर्स ला रहा है? यही तो उनकी ब्रांड वैल्यू का फायदा है। बाकी स्टार्टअप्स डिस्काउंट देकर नए लोग ला रहे हैं, पर उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत हाई होता है क्योंकि मार्जिन्स खत्म हो जाते हैं। मेट्रोपोलिस अपने ऐप और ब्रांड का यूज करके कम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर कस्टमर ला रहा है। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इन सबके बीच उनका जो एक्सपेंशन मॉडल है ना, वो एसेट लाइट फ्रेंचाइज मॉडल पर आधारित है। हाँ, हब एंड स्पोक मॉडल। ये तो थोड़ा ओला या उबर जैसा हो गया ना, कि हर गाड़ी या इस केस में हर लैब खुद खरीदने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल और क्वालिटी अपने हाथ में रखो। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी पकड़ी है। लेकिन मेरा एक पुशबैक है यहाँ पे। क्या आप बिना खुद की फिजिकल लैब्स बनाए इतने बड़े पैमाने पर क्वालिटी कंट्रोल रखना सच में मुमकिन है? ब्लड सैंपल्स तो डिग्रेड हो सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि इनका सिस्टम काम कैसे करता है। वो हर जगह लैब नहीं खोलते। जो फ्रैंचाइज होते हैं वो ज्यादातर सिर्फ कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, जहां सिर्फ टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है। एग्जैक्टली। असल टेस्टिंग उनकी बड़ी सेंट्रलाइज्ड लैब्स में ही होती है। और इस एसेट लाइट मॉडल का जादू आपको उनकी नेटवर्क प्रोडक्टिविटी में दिखेगा। वो कैसे? एक सेंटर टू लैब रेशो होता है। पहले एक लैब पर 20 कलेक्शन सेंटर्स होते थे, यानी 20:1। अब ये बढ़कर 24:1 हो गया है। और इनका आगे का टारगेट क्या है? इनका लक्ष्य इस रेशियो को 35:1 तक ले जाने का है। हाल ही में उन्होंने नए 490 कलेक्शन सेंटर्स खोल दिए हैं। ओ भाई, 490 नए सेंटर्स? हाँ, और सबसे कमाल की बात यह है कि जब एक कलेक्शन सेंटर मैच्योर हो जाता है तो वो महीने का लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का बिजनेस निकालता है, जो इस मॉडल की सफलता को पूरी तरह साबित करता है। ओके, तो कंज्यूमर्स उनके पास आ रहे हैं, डिजिटल ऐप काम कर रहा है और नेटवर्क भी एसेट लाइट तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ मेरा एक सबसे बड़ा सवाल आता है। पूछिए। इतना हाई प्रॉफिट मार्जिन, मतलब लगभग 26% ईबिटा है और 27 से 28% का टारगेट लेकर चल रहे हैं। आखिर ये मुनाफा कहाँ से आएगा? इसका राज उनके टेस्ट के मेन्यू में छिपा है। मेनू? तो ये वैसा ही है जैसे एक रेगुलर रेस्टोरेंट अचानक रेगुलर दाल रोटी छोड़कर एग्जॉटिक महंगे गोरमेट डिशेस बेचने लगे। इंग्रेडिएंट्स महंगे हैं लेकिन मुनाफा कहीं ज्यादा है। ये कंपैरिजन काफी हद तक सही है। उन्होंने जानबूझकर रूटीन टेस्ट से ध्यान हटाकर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक्स और जीनोमिक्स पर फोकस किया है। क्योंकि रूटीन टेस्ट तो कोई भी लोकल लैब कर लेगी। वही तो, वहाँ कंपटीशन ज्यादा है और मार्जिन्स कम। अगर आप FY26 के नंबर्स देखें तो ट्रू हेल्थ सेगमेंट में 21% और स्पेशलिटी सेगमेंट में 16% की ग्रोथ आई है। और रेवेन्यू में इसका शेयर कितना अभी? अब स्पेशलिटी टेस्ट्स इनके ऑर्गेनिक रेवेन्यू का 37% हिस्सा बन चुके हैं, जिसे वो जल्द ही 40% तक ले जाने का टारगेट रख रहे हैं। ये नंबर्स तो इम्प्रेसिव हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ इस बारे में। भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव देश में, जहाँ लोग आज भी मेडिकल खर्चों पर बहुत सोचते हैं, क्या ये महंगे स्पेशलिटी टेस्ट्स सब जगह स्केल किए जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये शायद सिर्फ मेट्रो सिटीज के अमीर लोगों तक सीमित रहेंगे। देखिए, सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन जीनोमिक्स और स्पेशलिटी टेस्ट सिर्फ महंगे मशीन्स का खेल नहीं है, ये इंटरप्रेटेटिव कैपेबिलिटीज का खेल है। मतलब? रिपोर्ट को पढ़ने और समझने का तरीका। हाँ, डॉक्टर्स को सिर्फ रॉ डेटा नहीं चाहिए, उन्हें इंसाइट्स चाहिए कि इस डेटा का पेशेंट के ट्रीटमेंट पर क्या असर होगा। और जब एक कंपनी ऐसी हाई एंड इंसाइट्स देती है
तो डॉक्टर्स के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता है। हाँ, तो डॉक्टर खुद ही पेशेंट को रेकमेंड करेगा कि भाई टेस्ट वहीं से कराओ। बिल्कुल। और मेट्रोपोलिस इस ग्रोथ को सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बढ़ा रहा, वो दूसरी कंपनीज को अक्वायर भी कर रहा है। हाँ, मुझे कोर डायग्नोस्टिक्स वाला उदाहरण याद आ रहा है। उस बारे में थोड़ा बताएंगी? वो एक बहुत ही ब्रिलियंट केस स्टडी है। जब मेट्रोपोलिस ने कोर डायग्नोस्टिक्स को अक्वायर किया था तो उस कंपनी का मार्जिन -2% था। यानी वो नुकसान में चल रहे थे? हाँ, लॉसेस में थे। लेकिन मेट्रोपोलिस ने अपनी एफिशिएंसीज लगाई और सिर्फ 4 क्वार्टर्स में यानी 1 साल के अंदर उसको हाई सिंगल डिजिट पॉजिटिव मार्जिन में बदल दिया। वेट, सीरियसली? हाँ। 1 साल में लॉस से सीधा इतने प्रॉफिट में? हाँ, और आज गुड़गांव और मुंबई में इनके पास कैप एक्रेडिटेड जीनोमिक्स लैब्स हैं। कैप एक्रेडिटेशन का मतलब है दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना। इसका मतलब उन्होंने अपनी स्केल और स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा उठाया। सही कहा। ये एक पूरा स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है। इसीलिए कंपनी आने वाले साल यानी FY27 में अपने मार्जिन्स को और 125 से 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। 1.5% का डायरेक्ट मार्जिन एक्सपेंशन उतने बड़े बेस पर, ये तो कमाल है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को थोड़ा समराइज करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर ने किस तरह से एक मैसिव फिजिकल नेटवर्क बनाया है जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा सेंटर्स हैं। साथ ही अपने डिजिटल टूल्स को पुश किया जिससे आज इनकी 25% सेल्स डिजिटल से आती हैं। और इसके साथ वो हाई मार्जिन स्पेशलिटी टेस्टिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी यूज कर रहे हैं। सही, जो उन्हें अपने 28% ईबिटा मार्जिन के टारगेट की तरफ ले जा रहा है। लेकिन एक आम इंसान के लिए इस पूरे कहानी का क्या मतलब है? मुझे लगता है आम इंसान के लिए ये समझना जरूरी है कि डायग्नोस्टिक्स हेल्थ केयर की पहली सीढ़ी होती है। बिल्कुल। और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि टेस्टिंग ज्यादा सटीक और टेक ड्रिवन तो हो रही है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। लेकिन इसके साथ ही हेल्थ केयर अब पूरी तरह से कॉर्पोरेट रूप ले चुका है, जहां ब्रांड वैल्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स मेडिकल डिसीजंस को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही डीप रियलिटी चेक है। एब्सोल्युटली। तो एपिसोड के अंत में एक चिंतन योग्य विचार दिमाग में आता है। एक आखिरी सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा। कैसा सवाल? तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन कॉम्प्लेक्स जीनोमिक्स टेस्ट को खुद एनालाइज करने लग गए, जो कि काफी पॉसिबल लग रहा है आजकल, हाँ, तो क्या इन मैसिव फिजिकल डायग्नोस्टिक लैब्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाएगी? या फिर शायद कुछ और ही हो? वही तो। या फिर ये हजारों कलेक्शन सेंटर्स आने वाले वक्त में फार्मास्यूटिकल कंपनीज और AI मॉडल्स के लिए सबसे बड़े और कीमती डेटा गोल्ड माइंस बन जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये डेटा वाकई में बहुत कीमती है। इस प्रोवोकेटिव थॉट पर हम आज की विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इन नए बदलावों पर खुद आगे सोचिए और इस बदलते हेल्थ केयर लैंडस्केप को देखते रहिए।